हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज हम आपको मिडिल ईस्ट से 5 अहम खबरें पहुंचा रहे हैं, जिसमें से एक भारत के लिए काफ़ी अहम लेकिन तकलीफ-देह खबर है। दुनिया के बदलते हालात की वजह से अमेरिका के बहुत बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। क्या आप कुछ बरस पहले सोच भी सकते थे कि अमेरिका को कहा जाएगा कि तुम जाओ, गुस्सा करो और इसी गुस्से में मर जाओ? लेकिन अब ऐसा हो रहा है। ईरानी प्रेसिडेंट के सीरिया दौरे पर अमेरिका ने कहा था कि इन दोनों मुल्कों के गहरे होते ताल्लुकात न सिर्फ अमेरिका और इलाके में दोस्त मुल्कों के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए खतरनाक हैं। इस पर ईरान ने झड़कते हुए कहा है कि अमेरिका को गुस्सा आए और वो इसी में मर जाए, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। साथ ही ईरान ने इजराइल को ललकारते हुए कहा है कि इस वक्त वो सबसे कमज़ोर और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस अब तक की सबसे मजबूत हालत में है। वेस्ट बैंक में इजरायली फ़ौज ने 3 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदों का कहना है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप इस्लामिक जिहाद के लीडर खदर अदनान की इजरायली जेल में हुई मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उधर नेतन्याहू सरकार के जरिए जुडिशल ओवरऑल कानून बनाने की कोशिशों के खिलाफ आज एक बार फिर मुल्क भर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। साथ ही कतर से खबर है कि इजराइल के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में भारत के 9 साबिक नेवी अफसरों को जेल भेजे जाने के बाद उस सबमरीन कारखाने को पूरी तरह बंद कर दिया गया है जो भारत के साथ मिलकर काम कर रहा था। 75 भारतीयों को कतर छोड़ने का भी हुक्म दिया गया है। इन सभी खबरों की तफसील जानने के लिए आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर तेहरान से है, जहां अमेरिका के लिए कहा गया है कि गुस्सा करो और गुस्से में मर जाओ। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के सीरिया दौरे के बाद ये बयान सामने आया है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल का कहना है कि तेहरान दमिश्क ताल्लुकात का गहरा होना न सिर्फ अमेरिकी दोस्तों, इजरायली मुल्कों और अमेरिका के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए बड़ी फिक्र का मामला होना चाहिए। तेहरान में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन नासिर कानानी ने आज कहा कि वाशिंगटन को गुस्सा आना नेचुरल है, क्योंकि रेजिस्टेंस मोर्चे के हाथों उसे इस इलाके में हार का सामना करना पड़ा है। नासिर कानानी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अमेरिका ने ईरानी प्रेसिडेंट के सीरिया दौरे और उसके नतीजे के बारे में चिंता जताई है और उन्हें काबिल मजम्मत बताया है। बेशक उस शैतानी हुकूमत का गुस्सा नेचुरल है, क्योंकि वो सीरिया और पूरे इलाके में ईरान और रेजिस्टेंस की धुरी के जरिए हार चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को सीरिया में अपनी हमलावर मौजूदगी को ख़त्म करना चाहिए। नासिर कानानी ने ईरान की सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद बेहिश्ती को कोट करते हुए कहा कि गुस्सा करो, इस गुस्से में मर जाओ। मोहम्मद बेहिश्ती 1981 में तेहरान में इस्लामिक जमहूरी पार्टी के हेडक्वार्टर पर टेररिस्ट ग्रुप मुजाहिदीन खल्क के जरिए की गई बमबारी में शहीद हो गए थे। आपको बता दूं कि कल वेडनेसडे को वॉशिंगटन में फॉरेन मिनिस्ट्री के डिप्टी स्पोक्सपर्सन वेदांत पटेल ने इल्ज़ाम लगाया था कि ईरान और सीरिया ने न सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्कों बल्कि इलाके में भी बदनीयती के साथ गड़बड़ी फैलाने वाली सरगर्मियों में हिस्सा लेना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ने अपने पार्टनर्स को साफ कह दिया है कि वो दमिश्क के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने वाले दूसरे मुल्कों को सपोर्ट नहीं करता है। अब से पहले हम आपको बता चुके हैं कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने अपने मिस्र के काउंटर पार्ट से हाल ही में कहा है कि वो सीरिया के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने में एहतियात से काम लें और ये देखें कि क्या इससे सीरिया के लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं। उन्होंने हाल ही में जॉर्डन में अरब फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के बाद ये बात कही थी, जहां सीरिया को अरब लीग में वापस लाने के लिए मशवरा किया गया है। वेदांत पटेल का ये बयान उसी दिन आया था जब ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी एक हाई लेवल सियासी और कारोबारी डेलीगेशन के साथ प्रेसिडेंट बशार अल असद के इन्विटेशन पर दमिश्क पहुंचे थे। 2011 में सीरिया में गैर मुल्की सपोर्ट वाले टेररिज्म की चपेट में आने के बाद से किसी ईरानी प्रेसिडेंट का ये पहला दौरा था। दमिश्क से मिली रिपोर्ट के मुताबिक कल इब्राहिम रईसी ने बशार अल असद के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ईरान और सीरिया के मौजूदा ताल्लुकात दबाव के खिलाफ
रेजिस्टेंस की सच्चाई साबित करते हैं। इस मौके पर दोनों लीडर्स ने अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों के जरिए सियासी दबाव और कारोबारी पाबंदियों के खिलाफ अपने अपने मुल्कों में मजबूत रेजिस्टेंस की तारीफ की। इब्राहिम रईसी ने कहा कि हकीकत में अमेरिका, वेस्टर्न मुल्कों और इलाके के कुछ मुल्कों की सपोर्ट हासिल तकफीरी ग्रुप्स और अलगाववादियों के खतरों के सामने डटे रहने के लिए सीरियाई लोगों की तारीफ की जानी चाहिए। ये सभी सीरिया को तोड़ने और टेररिज्म को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बशार अल असद की लीडरशिप में सीरियाई लोगों ने खड़े होकर मुकाबला किया है, जिसके लिए सीरियाई लोगों और सरकार की तारीफ की जानी चाहिए। ईरानी प्रेसिडेंट ने कहा कि जो मुल्क फौजी तरीके से अपने खतरनाक मकसद हासिल करने में नाकाम रहे थे, वे फाइनेंशियल दबाव और पाबंदियों समेत दूसरे तरीकों से अपने मकसद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक वे मुल्क यकीनी तौर से नाकाम होंगे। रईसी ने कहा कि आज ईरान और सीरिया की मौजूदा हालत रेजिस्टेंस की सच्चाई का सबूत है और दोनों मुल्क दबाव का सामना कर रहे हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि ईरान ने हमेशा अपनी फॉरेन पॉलिसी में रेजिस्टेंस को सपोर्ट किया है, रईसी ने कहा कि हम सीरियाई सरकार और लोगों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दोनों हालात में जब उन्होंने तकफीरी ग्रुप्स का सामना किया और अब जब उन्होंने उसका हाथ काट दिया और सीरिया का रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। इब्राहिम रईसी ने इलाकाई मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और गैर मुल्की ताकतों को इलाके से बाहर करने की ईरान की बुनियादी पॉलिसी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस इलाके में गैर मुल्कियों की मौजूदगी को सिक्योरिटी के लिए मुनासिब नहीं मानते। हम समझते हैं कि सीरिया में अमरीकियों की मौजूदगी न सिर्फ सिक्योरिटी बहाल करने में नाकाम रही है, बल्कि सीरिया और इलाके की सिक्योरिटी को कमजोर किया है। अमरीकी जितनी तेजी से सीरिया छोड़ेंगे, सीरिया उतना ही महफूज होगा। रईसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सीरिया में सॉवरेनिटी की पूरी तरह से बहाली उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। 2011 में सीरिया में गैर मुल्की सपोर्ट वाले टेररिज्म के बढ़ने के बाद उसे मदद देने वाला ईरान पहला मुल्क था। 2017 में ईरान के जरिए मुहैया की गई फौजी सलाहकार मदद ने सीरिया को दाइश टेररिस्ट ग्रुप पर शानदार जीत हासिल करने में मदद की थी। दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट्स ने कल दमिश्क में मुलाकात की, जिसमें आपसी और इलाके के दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए ईरान और सीरिया के बीच लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन प्लान की अहमियत पर रोशनी डाली गई। दोनों लीडर्स ने तिजारत, तेल और एनर्जी, इंजीनियरिंग, रिहाइश, रेल और हवाई ट्रांसपोर्ट, फ्री ट्रेड जोन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जलजले के इलाकों में राहत और लोगों के लिए मजहबी मकामात की जियारत की आसानी समेत मुख्तलिफ मैदानों में 15 दस्तावेजों पर दस्तखत किए हैं। साथ ही एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि इब्राहिम रईसी ने कल दमिश्क के नज़दीक इमाम हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब के मकबरे पर भी हाजिरी दी। वहां उन्होंने इजराइल के बारे में कहा कि कमज़ोर ज़ायोनी सरकार पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर है। इजराइल के खिलाफ फ़िलिस्तीनी और लबनानी लोगों के रेजिस्टेंस ने इजराइल को पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर बना दिया है। फ़िलिस्तीनी इंतफाज़ा ने हालात को बदल दिया है और 33 दिनों की जंग में लेबनान के हिजबुल्लाह की जीत की वजह से ज़ायोनी हुकूमत पहले से कहीं ज़्यादा कमज़ोर हो गई है और रेजिस्टेंस लड़ाके पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। ज़ायोनी सरकार के सामने आपके और फ़िलिस्तीनी लोगों के रेजिस्टेंस ने हालात को रेजिस्टेंस मोर्चे के हक़ में बदल दिया है। 12 साल तक उन्होंने जुल्म किया और तकफीरी ग्रुप को गैरकानूनी पैसा मुहैया किया। अमेरिका, इजराइल और तकफीरी ग्रुप्स के गुनाहों के 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन सीरिया अब भी मजबूती से खड़ा है। पिछली एक दहाई में सीरिया और इराक में टेररिस्ट की तरफ से किया गया कत्लेआम सबसे ज्यादा दाइश के जरिए किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि तकफीरी ग्रुप्स के क़याम के बाद से कुछ लोग हालात को समझ नहीं पाए थे, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने इसे अमरीकी ज़ायोनी मूवमेंट के तौर पर सही ढंग से पहचाना था। आयतुल्लाह खामेनाई ने उस वक्त कहा था कि इस सतह का कत्लेआम मुसलमानों के जरिए नहीं किया जा सकता और इस तरह के क्राइम्स में इजराइल साफ तौर से मुलव्विस है। आपको बता दूं कि 2017 में ईरान की फौजी सलाहकार मदद सीरिया के दूसरे दोस्तों, जिसमें रूस की एयरफोर्स भी शामिल थी, ने सीरिया को दाइश को नाकाम करने में मदद दी थी। प्रेसिडेंट रईसी ने कहा कि ईरान की पॉलिसी मजलूमों को सपोर्ट करना है, इसलिए ईरान मजलूम फिलिस्तीनी नेशन के साथ साथ लेबनान, सीरिया और दुनिया में कहीं भी रेजिस्टेंस के साथ खड़ा है। ईरान और सीरिया के बीच ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक हैं और कोई भी इस भाईचारे को
कम नहीं कर सकता। आपको बता दूं कि अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों ने दाइश से लड़ने के बहाने 2014 में सीरिया पर हमला किया था। दाइश टेररिस्ट ग्रुप उस वक्त वजूद में आया था जब अमेरिका के पास वेस्ट एशिया में दखलंदाजी करने या मौजूदगी बढ़ाने के बहाने खत्म हो रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में अमेरिका ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में खासतौर से तेल और गैस के इलाकों के पास गैर कानूनी फौजी चौकियां कायम की थी और सीरिया की नेचुरल रिसोर्सेज को लूटना शुरू किया था। अमेरिकी फौज अब भी सीरिया में गैर कानूनी तरीके से मौजूद है। हालांकि दमिश्क और उसके दोस्तों ने 2017 में दाइश को हराने का ऐलान कर दिया था। अमेरिका के बरखिलाफ ईरान ने दमिश्क के रिक्वेस्ट पर सीरिया में गैर मुल्की सपोर्ट वाले टेररिस्ट को ख़त्म करने में मदद करने के मकसद से एक सलाहकार मिशन बनाए रखा है। आइए अब चलते हैं इजराइल से आने वाली खबरों की तरफ। इजरायली फौज ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 3 फिलिस्तीनी मर्दों और एक खातून का कत्ल कर दिया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक वेस्ट बैंक के शहर नबलस पर एक छापे के दौरान इजरायली फौज ने इन चारों को कत्ल कर दिया। मरने वालों में से 2 की पहचान माओस मसरी और हसन कतनानी के तौर पर हुई है। इजरायली फौज ने दावा किया है कि वे जॉर्डन वैली में पिछले महीने हुए हमले के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें 3 यहूदियों की मौत हो गई थी। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने 3 फिलिस्तीनियों के कत्ल पर खुशी जताते हुए एक बयान जारी किया है। हमास ने जोर देकर कहा है कि ताज़ा इजरायली क्राइम्स ने उनके रिकॉर्ड में एक और काला पन्ना जोड़ दिया है। हमास ने बहादुर फिलिस्तीनी लोगों से अपील की है कि वे कब्जे वाले दुश्मन से उलझते रहें और अपने शहीदों के खून का बदला लें। आज एक और वाकये में इजरायली फौज ने नबलस के पास हुआरा में छुरा घोंपने के इल्जाम में एक फिलिस्तीनी औरत को गोली मारकर कत्ल कर दिया है। इसी बीच यूनाइटेड नेशंस के 2 नुमाइंदों ने कहा है कि इस्लामिक जिहाद के लीडर खाजर अदनान के इजरायली जेल में हुए कत्ल के लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इजरायली कब्जे वाले इलाकों में यूनाइटेड नेशंस के खास नुमाइंदे फ्रांसिस्का अल्बनीस और हेल्थ के हक पर निगरानी रखने वाले यूनाइटेड नेशंस के खास नुमाइंदे त्लालेंग मोफोकेंग ने यह बात कही है। अदनान को 5 फरवरी से एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टडी में रखा गया था, जिसके बाद उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसके 87वें दिन उनकी मौत हो गई। इस सब के बीच इजराइल में आज भी बड़े पैमाने पर जुडिशल ओवरहॉल के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान मुल्क के सभी बड़े हाईवेज को बंद कर दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बिन गवीर और कई और मिनिस्टर्स के घरों के बाहर भी प्रोटेस्ट होने की खबर है। आइए अब चलते हैं आज की आखिरी लेकिन भारत के लिए काफ़ी अहम खबर की तरफ। कतर की राजधानी दोहा से खबर है कि वहां भारत के 8 साबिक नेवी अफसरान की इजराइल के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में अगस्त में हुई गिरफ्तारी के बाद कतर सरकार ने उस पनडुब्बी फर्म को बंद कर दिया है जो भारत के साथ मिलकर कायम की गई थी। दोहा न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक 8 साबिक भारतीय नेवी अफसरों पर जासूसी करने और इजराइल को सेंसिटिव जानकारी लीक करने का इल्जाम लगाया गया है। खबर है कि देहरा ग्लोबल नाम की कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन भारतीयों को कतर के कानून के तहत मौत की सजा दी जा सकती है। इन सभी को अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि देहरा ग्लोबल कंपनी में काम करने वाले तकरीबन सभी 75 भारतीय लोगों को इत्तला दी गई है कि कंपनी में उनके रोजगार की आखिरी तारीख 31 मई है और उन्हें कतर छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनके वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो गई है। जासूसी के इल्ज़ाम का सामना करने वालों की पहचान साबिक नेवी अफसर कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश के तौर पर बताई गई है। आपने देखा अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का कितना बुरा हाल है। अब अमेरिका से ईरान कह रहा है कि तुम गुस्सा करो और गुस्से में ही मर जाओ, हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। साथ ही ईरान अमेरिका को सीरिया से निकलने के लिए कह रहा है और इजराइल के खिलाफ सभी रेजिस्टेंस ग्रुप्स को मदद देना जारी रखने का वादा कर रहा है। अमेरिका अब भी अरब मुल्कों को एक बार फिर ईरान का खौफ दिखाकर दूर करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।